हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। हमने पिछली क्लास में क्या कहते हैं कि जो वीडियोस देखे थे, मतलब वीडियो जो पढ़े थे उसमें याद है, आपने देखा होगा। उसमें हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मास मूवमेंट्स क्या होता है। ठीक है, दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्री। ठीक है, डाउन द स्लोप्स, ऊपर से ऐसे नीचे, अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि यहाँ पे जो डाउन, ये क्या कहते हैं कि रॉक डेब्री का क्या कहते हैं कि जो रॉक डेब्री होते हैं, हाँ, जो रॉक डेब्री होंगे उनका जो ट्रांसफर होता है किसके किसके, यहाँ पे ये ध्यान रख देना कि ये मूवमेंट होता है किसका, रॉक डेब्री का। और साथ में ही, हाँ, और साथ में ही ध्यान रख देना कि यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। जो मास मूवमेंट होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स एयर, वाटर और ice do not carry the debris from the place to another place, but on the other hand, यहाँ पे समझना है कि यानी कि ये एयर की वजह से नहीं, वाटर की वजह से नहीं, ये सब डेब्री को नहीं लेके गए थे, हाँ, विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्री में कैरी इट विद इट एयर, वाटर या आइस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख देना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मास मूवमेंट्स में क्या होता है, मास मूवमेंट्स में क्या होता है, ये मास मूवमेंट्स में मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री, सॉरी, मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री फ्रॉम, क्या कहते हैं कि, या डाउन द स्लोप, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स, और ये ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं कि दिस डज नॉट अकर ड्यू टू वाटर, एयर और आइस, ये इनकी वजह से नहीं होता। हालांकि उस रॉक डेब्री में, यानी कि जो रॉक डेब्री का जो मूवमेंट होता है इसकी वाटर की वजह से नहीं होता। रॉक डेब्री का जो मूवमेंट होता है वाटर की वजह से नहीं होता। रॉक डेब्री का जो मूवमेंट होता है वो एयर की वजह से नहीं होता। रॉक डेब्री का जो मूवमेंट होता है आइस की वजह से नहीं होता। बल्कि इस रॉक डेब्री जो कंटेन कर सकता है, रॉक डेब्री कैन कंटेन या मे कंटेन, मे कंटेन, ये कंटेन कर सकते हैं, क्या कंटेन कर सकते हैं, एयर, वाटर, ये इनमें हो सकते हैं, वाटर एयर ये खुद लेकर के रॉक डेब्री खुद कैरी कर सकते हैं। मैं कैरी लिख दो, मैं कैरी, हाँ, ये कैरी कर सकते हैं एयर को, वाटर। बट ये मत सोचना कि जब क्या कहते हैं कि एयर और वाटर की वजह से हो रहा होगा तो उसे हम बोल देंगे। ओके, दीज द मूवमेंट्स ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, कभी कभी ये स्लो भी हो सकते हैं, कभी कभी तेजी से भी हो सकते हैं, अफेक्टिंग द शैलो टू डीप कॉलम, हाँ, ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूड क्रीप, मतलब, हाँ, फ्लो, स्लाइड और फॉग। इसमें डिपेंड करता है, ये क्या हो सकता है कि इसमें क्या कहते हैं कैसे हो रहा है वो डिपेंड करता है। ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर, जो ग्रेविटी होती है वो पूरे मैटर पे फोर्स लगाती है, बोथ बेड रॉक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, हाँ, यानी कि कहते हैं कि ग्रेविटी एक्सर्ट्स फोर्स ऑल मैटर्स, चाहे वो बेड रॉक, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, ये हो। सो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट ऑफ मास मूवमेंट, ये ध्यान रख लेना कि मास मूवमेंट वेदरिंग, कल को पेपर में पूछ लिया जाएगा कि क्या वेदरिंग जो है वो प्री रिक्विसाइट है मास वेदरिंग का, तो नहीं। क्या
पेपर में पूछा जा सकता है कि वेदरिंग इज वेदरिंग, ये ट्रू फॉल्स में दे दिया जाएगा या ट्रू फॉल्स में ऐसे दे दिया जाएगा। ट्रू फॉल्स में क्या मतलब कि जब वो असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है तो उसमें दे दिया जाएगा कि वेदरिंग इज प्री रिक्विसाइट, मतलब कि चलो इसको मैं समझाता हूँ पहले। वेदरिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, मुझे बताओ आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या वेदरिंग प्री रिक्विसाइट है मास मूवमेंट का, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि मास मूवमेंट होने के लिए क्या वेदरिंग होना जरूरी है, मतलब कि मास मूवमेंट से पहले वेदरिंग होना जरूरी है। तो नहीं, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदरिंग इज नॉट प्री रिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट। हाँ, ये मास मूवमेंट में हेल्प करता है, मास मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन मास मूवमेंट होने के लिए क्या वेदरिंग होना पहले जरूरी है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, मास मूवमेंट होने के लिए क्या वेदरिंग होना जरूरी है, तो नहीं। मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप, यानी कि जो क्या कहते हैं कि जो मास मूवमेंट्स होंगे वो वेदर्ड स्लोप पे ज्यादा होंगे और अनवेदर्ड स्लोप पे कम होंगे। तो मास मूवमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अन समझना, पॉइंट समझने वाली बात ये है कि जो मास मूवमेंट है, मतलब सॉरी, मतलब मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग का होना जरूरी है क्या, नहीं। मास मूवमेंट के होने के लिए वेदरिंग का होना जरूरी है क्या, तो नहीं। मास प्री वेदरिंग इज नॉट, वेदरिंग इज नॉट प्री रिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट, मतलब कि मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग का होना जरूरी नहीं है। बट मास मूवमेंट, बट अगर मास मूवमेंट अगर वेदरिंग हो जाता है तो हेल्प करता है। वेदरिंग एड्स, एड्स का मतलब होता है हेल्प करना, दी मास मूवमेंट, यानी कि जहां पे मास मूवमेंट होगा, सॉरी, जहां पे वेदरिंग होगी, वेदर्ड मटेरियल जो होंगे, वेदर्ड मटेरियल, जहां पे क्या कहते हैं कि वेदरिंग होगी, ठीक है, जो मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स, जो वेदर्ड स्लोप्स पे होंगे, वेदर्ड स्लोप जो होंगे, वेदर्ड स्लोप्स, यानी कि जहां पे वेदरिंग हुआ होगा उन ढलानों पे, उन ढलानों पे मास मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। मास मूवमेंट क्या होगा वहां पे, ज्यादा एक्टिव होगा। मास मूवमेंट वेरी एक्टिव, वहां पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, वेरी एक्टिव। बट जहां पे अनवेदर्ड होगा वहां पे थोड़ा सा स्लो होगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि वहां पे मास मूवमेंट नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं है, मास मूवमेंट वहां पर भी होगा, लेकिन वहां पे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो होगा। तो अनवेदर मटेरियल्स पे क्या कहते हैं कि लेस एक्टिव होते हैं, अनवेदर मटेरियल्स पे क्या होते हैं, ये लेस एक्टिव होते हैं। अनवेदर मटेरियल्स पे, अनवेदर मटेरियल्स जहां पे होंगे वहां पे, या स्लोप्स, अनवेदर्ड स्लोप्स पे क्या होंगे, लेस एक्टिव होंगे। वहां पे क्या होंगे ये, जो वेदरिंग होगी वो लेस एक्टिव। सॉरी, इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जो होती है ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी क्या होती है, सब पे फोर्स लगाती है। ग्रेविटी जो होती है वो क्या होता है, ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर, चाहे वो बेड रॉक हो, हाँ, चाहे वो क्या कहते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोडक्ट्स हो, वेदरिंग का प्रोडक्ट और बेड रॉक का मतलब जो पार्ट क्या कहते हैं कि एकदम नीचे है उस पे भी फोर्स लगाती है, और क्या कहते हैं कि बेड रॉक पे तो लगाती ही लगाती है, साथ में जो वेदरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट का मतलब जो 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 क्या कहते हैं कि अलग हो चुके हैं उससे, जो बेड रॉक से अलग हो चुके हैं उसके ऊपर भी फोर्स लगाती है, बेड रॉक के ऊपर। तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी, और मास मूवमेंट की और हेल्प, सबसे पहला मास मूवमेंट की हेल्प किसने कर दी है, वेदरिंग। और मास मूवमेंट की और कौन हेल्प कर रहा है, मास मूवमेंट की बाकी जो हेल्प करने वाले लोग हैं वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी भी मास मूवमेंट का हेल्प करता है।
एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछेगा कि जो मास मूवमेंट में होते हैं, मास मूवमेंट में रनिंग वाटर हेल्प नहीं करता, मास मूवमेंट में रनिंग वाटर हेल्प नहीं करता, मास मूवमेंट में ग्लेशियर्स नहीं हेल्प करते, मास मूवमेंट में विंड नहीं हेल्प करता, मास मूवमेंट में, तो यानी कि मास मूवमेंट में कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट हेल्प नहीं करता। पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था जियोमॉर्फिक एजेंट का क्या होते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है कि जो मास मूवमेंट आर नॉट एडेड, मतलब सहायता, बाई जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जियोमॉर्फिक एजेंट्स मतलब जो वाटर वगैरह है। ध्यान में रहे कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स के द्वारा मास मूवमेंट्स की कोई हेल्प नहीं होती है, ये बात आप दिमाग में रखना। मास मूवमेंट्स का जियोमॉर्फिक एजेंट की वजह से कोई भी हेल्प नहीं होती है। दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन। हाँ, यानी कि जो मास मूवमेंट जो होता है वो इरोजन के अंडर में नहीं आते, दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पेपर में पूछा जाता है कि डज डज मास मूवमेंट कम अंडर द इरोजन, क्या ये इरोजन के अंडर के आते हैं? तो आंसर लिखेंगे नो। नो, मास मूवमेंट मास मूवमेंट डज नॉट कम अंडर द इरोजन बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मास मूवमेंट्स आर नॉट एडेड, एडेड मतलब सहायता की जाती है बाई जियोमॉर्फिक एजेंट्स, क्योंकि ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स के द्वारा इनको कोई हेल्प नहीं मिलती। हाँ, बल्कि इनको जो और जबकि वेयर एज, वेयर एज इरोजन, हाँ, अकर्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स। समझ आया कि जियोमॉर्फिक एजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इरोजन जो होता है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की हेल्प की हो जाता है, वो जैसे होता है, मतलब वाटर की सहायता से होता है, एयर की सहायता से होता है। जबकि जो जियोमार्क, जबकि क्या कहते हैं कि जो मास मूवमेंट होता है वो इन सब की वजह से नहीं होता। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसे बोला जाएगा कि देखो, इरोजन में भी क्या होता है, इरोजन में भी यहाँ पे सबस्टांस है, इस सबस्टांस को यहाँ से उड़ करके यहाँ पे चला गया, यानी कि ट्रांसफर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है। और मास मूवमेंट भी ट्रांसफर होता है, मास मूवमेंट भी क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, मास मूवमेंट में भी यही चल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या मास मूवमेंट जो है वो इरोजन का पार्ट है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मास मूवमेंट में भी ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन ये विदाउट हेल्प ऑफ, मास मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं लेते, किसका? जियोमॉर्फिक एजेंट का। जियोमॉर्फिक एजेंट आपको पता चल चुके हैं कि क्या होता है। मास मूवमेंट में कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट का हेल्प नहीं लिया जाता। जबकि जबकि इरोजन में क्या होता है, विदाउट ये जियोमॉर्फिक, विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट। इस वजह से, इस वजह से तो क्या कहते हैं कि जो मास मूवमेंट है वो इरोजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, मास मूवमेंट इरोजन का पार्ट क्यों नहीं है वो देखो क्या लिखा हुआ है कि मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की सहायता तो लेती है, बट
बट नो जियोमॉर्फिक एजेंट, कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट, चाहे वो जियोमॉर्फिक एजेंट में क्या क्या आ जाता है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का मतलब होता है जो मूविंग आइस होता है उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। विंड, वेव्स, करंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, मास मूवमेंट में ये सब पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर द इरोजन दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हालांकि यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यहाँ पे हालांकि एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे क्या कहते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, मतलब शिफ्ट ऑफ मटेरियल तो हो रहा है, जैसा कि इरोजन में होता है। इरोजन में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कहते हैं कि शिफ्ट ऑफ मटेरियल होता है। इरोजन में भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट ऑफ मटेरियल होता है। बट बट यहाँ पे नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं कि ये इरोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जियोमार्फिक एजेंट्स के द्वारा हेल्प नहीं होगी। मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड will yield only when force is greater than the shearing resistance, यानी कि जब shearing resistance से ज्यादा होता है तभी ये होता है। weak unconsolidated material, thinly bedded rocks, faults, steeply digging, dipping beds, vertical cliffs, or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains and scarcity vegetation favor mass movements। mass movement को फेवर करने वाले कौन कौन सी चीजें, मास मूवमेंट को फेवर करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, ये समझने वाली बात है। तो मास मूवमेंट को फेवर करने वाली जो चीजें हैं उसमें सबसे पहला चीज क्या क्या आ जाती है। तो मास मूवमेंट में को मतलब कि मास मूवमेंट को सहायता कौन देता है, मास मूवमेंट को सहायता कौन देता है। तो मास मूवमेंट को जो सहायता देने वाले हैं, सबसे पहला है वीकली अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स। हाँ, तो क्या कहते हैं कि पेपर में पूछा जा सकता है कि नेम द फीचर्स, पेपर में पूछा जा सकता है नेम द फीचर्स दैट, हाँ, सपोर्ट द मास मूवमेंट, हाँ, दैट फेवर्स द मास मूवमेंट। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, नेम द फीचर्स, नेम द फीचर्स दैट सपोर्ट द मास मूवमेंट, जो मास मूवमेंट को सपोर्ट करती है। आंसर, तो मास मूवमेंट को सपोर्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी। सबसे पहला, तो मास मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले भी जो चीजें हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, हम्म, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा मास मूवमेंट को क्या कहते हैं कि सपोर्ट करने वाली चीजों में, उसका नाम है, हाँ, ये देखो, वीक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स। क्या? वीक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल जो होते हैं, मतलब सही से सेटल्ड नहीं होंगे। अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है जो मटेरियल सही से सेटल्ड नहीं है, वो क्या कहते हैं कि उनके क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, पहला चीज समझ आ गया। अब अगला, अगला क्या कहते हैं कि ये होता है थिनली बेडेड रॉक्स, मतलब कि ऐसे रॉक्स जिनका जो क्या कहते हैं कि जो सेट, जैसे जैसे बेड रॉक जो होते हैं वो ज्यादा सही से, मतलब ज्यादा मोटे ना हो। बेड रॉक जो हो वो ज्यादा मोटे ना हो, थिक ना हो। तो अगर वो बेड रॉक बहुत पतले हैं तब भी क्या कहते हैं कि इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, जहाँ पे फॉल्स होंगे, जहाँ पे फॉल्स होंगे वो वहां पर भी होने के इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्टीपली डिपिंग वेट्स, मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि समझ लो कि स्टीप का मतलब होता है बहुत ऐसे तिरछा, समझ लो स्टीपली डिपिंग बेड्स, ये जो हो गए, ये सब क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। मास मूवमेंट इनकी वजह से क्या कहते हैं कि होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ, डीपली, तो ये देखो याद क्लियर है ना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि वीकली अनकंसोलिडेटेड सॉल्ट है, वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से, या हो सकता है कि थिनली बेडेड रॉक हो, मतलब कि रॉक बेड जो हो ज्यादा मोटा ना हो, और या बेड रॉक जो हो ज्यादा मोटा ना हो। फॉल्स जहाँ पे होंगे, जहाँ पे क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टीपली डिपिंग बेड्स होंगे, वहां पर होने के चांसेस होंगे।
क्लिप्स क्या है, बहुत ज्यादा है। वर्टिकल क्लिप्स, वर्टिकल क्लिप्स मतलब चट्टाने जो है बहुत, क्लिप मतलब चट्टाने होती हैं, तो ये वर्टिकल है एकदम से, ये वर्टिकल क्लिप्स पे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वर्टिकल क्लिप्स। या कभी कभी स्टीप स्लोप्स, मतलब बहुत बड़ी ढलान है, ढलान बहुत ज्यादा है, मतलब कि ढलान, देखो क्या होता है कि स्लोप स्टीप, देखो ये जैसे यहाँ पे देखना, ये ज्यादा ढलान है या ये ज्यादा ढलान, तो ये वाला स्टीप स्लोप हुआ, जो जिसपे क्या कहते हैं कि ये बहुत मतलब बहुत तेजी से ढलान हो, तो स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स पे भी क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाए, एबंडेंट प्रेसिपिटेशन, अगर कहीं की प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो सकती है, तो ये सब सहायता करते हैं। एबंडेंट, एबंडेंट, सॉरी, एबंडेंट प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उसका भी एक कारण होता है, उसकी वजह से भी। हाँ, और क्या कहते हैं कि वेजिटेशन में कमी, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होगी वहां पर भी मास मूवमेंट्स नहीं होता, जहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होती है वहां पर भी मास मूवमेंट नहीं होता। इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो ये सब हो गए कि जो मास मूवमेंट में सहायता करने वाला। अब कुछ ऐसे भी हैं जो मास मूवमेंट को क्या कहते हैं कि रोकते हैं। हाँ, सेव सेवरल एक्टिव एक्टिव हाँ विक्टिंग कॉजेस, सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेस प्रीसीड मास मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स के बाद में और भी चीजें कहते हो सकती हैं। रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेलो टू मटेरियल्स, अवे टू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, जो सपोर्ट था वो हट गया। हाँ, मान लो जो सपोर्ट है, हाँ सपोर्ट है, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि इस जियो, अगर वो सपोर्ट हट गया तो फिर क्या कहते हैं कि उसकी वजह से ये क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट हो सकता है। सपोर्ट पहले से कोई था, वो सपोर्ट हट गया तो उसकी वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट हटने का तरीका कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब नेचुरली वो सपोर्ट हट जाए, तो ये सब। इंक्रीज इन द ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, कैसे भी करके ग्रेडियंट या स्लोप में हाइट बढ़ जाए, ग्रेडियंट या स्लोप का हाइट बढ़ जाए, ग्रेडियंट मतलब ढलान होता है, स्लोप का भी मतलब ढलान होता है, अगर ये बढ़ गया तब भी क्या कहते हैं कि हाँ मास मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेस प्रीसीड्स, हाँ प्रीसीड मास मूवमेंट। ठीक है, तो मास मूवमेंट को क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट के पीछे पीछे और भी चीजें क्या होंगी, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि कहते हैं कि मास मूवमेंट की वजह से होती हैं, उनको भी हमें समझने की जरूरत है। अब आगे, अब क्या कहते हैं कि ये हो गया, और ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली, और तो क्या कर रहे हो कि आप ओवरलोडिंग भी कर दे रहे हो, ओवरलोडिंग कर दे रहे हो, जब किसी भी चीज की ओवरलोडिंग हो जाएगी तब उसके बाद भी क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट, ओवरलोडिंग के बाद में भी। देखो अभी जो मैंने बताया था ये मत समझना कि अभी तो आप बता रहे थे कि ये फेवर की बातें, ये बता रहे थे कि मतलब ये चीजें होंगी तो मास मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाए, मतलब ऐसा समझ लो कि मास मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मास मूवमेंट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं, बस इतनी सी बात है। ओके, ये मत समझना कि यहाँ पे मास मूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि इनके बाद मास मूवमेंट होते हैं, इनके बाद मास मूवमेंट होते हैं, कि जब आप सपोर्ट हटा देते हो किसी चीज का तब मास मूवमेंट हो जाता है, कभी कभी ग्रेडियंट बढ़ जाता है तब मास मूवमेंट हो जाता है, कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाती है तब मास मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है कि ओवरलोडिंग की वजह से भी मास मूवमेंट बढ़ जाता है। दूसरा चीज, बाई आर्टिफिशियल फिलिंग, ये सारी ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, रेनफॉल की वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकती है, इन सब की चीजों की वजह से भी। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, अब जो स्लोप सरफेस था वहां से तुमने क्या कहते हैं कि मटेरियल्स को ही हटा दिया, इसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स की वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है, ये भी समझने वाली बात है। हाँ, एक्सप्लोजन की वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है, अर्थक्वेक हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, या
आप क्या कहते हैं कहीं पे कोई खुदाई की जा रही है उसकी वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, हाँ, सीपेज का मतलब होता है कि, एक मिनट बताता हूँ सीपेज का मतलब क्या होता है। हाँ, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सीपेज का मतलब होता है धीरे धीरे वो जो पानी अंदर चला नहीं जाता, रिस 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 करके धीरे धीरे पानी अंदर चला जाता है, तो उस रिसाव की वजह से भी, एक्सेसिव नेचुरल रिसाव की वजह से, मतलब कि नेचुरली रिसाव जो पानी को ज्यादा सोख लेता है, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें हो सकती है। हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, लेक्स से क्या कहते हैं कि वाटर को निकाल लेने पे भी, या रिजर्वायर को, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि, ठीक है, इन सब की वजह से भी क्या कहते हैं कि ये मास मूवमेंट हो सकता है। और इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अगर आपने पेड़ पौधे हटा दिए, वहां अचानक से बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हटा दो, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको अभी मैं बताता हूँ। हाँ, ये हैवी या हैविंग अप ऑफ soils due to frost, growth and other causes, flow, slides are three forms of movement। तो मूवमेंट के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? मूवमेंट्स के मतलब कि मास मूवमेंट्स के तीन प्रकार, मास मूवमेंट्स के तीन प्रकार, मास मूवमेंट्स के तीन प्रकार याद किए रहना। एक होता है हीव, HEAV, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है फ्लो, तीसरा होता है स्लाइड। ये तीन प्रकार के मास मूवमेंट होते हैं, ये तीन प्रकार के मास मूवमेंट होते हैं, हीव, फ्लो और स्लाइड। ओके, तीन प्रकार के मास मूवमेंट होते हैं। अब इसमें जो आया, सबसे पहला हमें पढ़ाया जा रहा है लैंडस्लाइड्स। इसमें जो सबसे पहला हमें बताया जा रहा है वो क्या है? लैंडस्लाइड्स। ओके, तो लैंडस्लाइड्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। लैंडस्लाइड्स, दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट्स। ये क्या होते हैं? थोड़े से, मतलब कि ये तेजी से मूवमेंट होते हैं, हाँ। द मटेरियल्स इन्वॉल्व आर रिलेटिवली ड्राई। यहाँ पे जो लैंडस्लाइड में जो मटेरियल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, जो लैंडस्लाइड में जो मटेरियल होते हैं ड्राई होते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द रॉक। रॉक में कैसी डिसकंटिन्यूटी आई है, रॉक कैसे टूटा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या कहते हैं कि कितना ज्यादा क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट हो रहा है। हाँ, जो मास मूवमेंट में जो, हाँ, तो मास मूवमेंट का जो साइज और शेप है वो किस बात पर डिपेंड करता है? उसकी डिसकंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी डिसकंटिन्यूटी किसकी डिसकंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है? ये कहते हैं कि जो रॉक की डिसकंटिन्यूटी है। और किस बात पर डिपेंड करता है? द डिग्री ऑफ वेदरिंग, कितना ज्यादा वेदरिंग हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वेदरिंग हेल्प करता है, बस वेदरिंग हेल्प करता है बस। तो यानी कि समझना, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि इसमें रैपिड होते हैं। लैंडस्लाइड जो होता है वो रैपिड होते हैं, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो रैपिड होते हैं, हाँ, रैपिड होते हैं। और साथ में ध्यान में रखना कि इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो ड्राई मटेरियल्स होते हैं। अगली बात आती है कि यहाँ पे जो साइज और शेप जो होता है, साइज और शेप होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? कि कैसा डिसकंटिन्यूटी है रॉक, रॉक में कैसी डिसकंटिन्यूटी, इस बात पे डिपेंड करता है। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है कितनी ज्यादा वेदरिंग हुई है। हाँ, कितनी ज्यादा वेदरिंग हुई है इस बात पे भी साइज और शेप डिपेंड करता है। और स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्लोप कितना स्टीप है, हाँ, स्टीप का मतलब होता है कितनी ज्यादा ढलान है। जितनी ज्यादा ढलान होगी उतना ज्यादा ही क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड का मतलब वो फर्क पड़ेगा। हाँ, मतलब साइज होगी, ऐसा समझ लो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। तो एक होता है स्लम्प। स्लम्प क्या होता है आप समझते हैं? स्लम्प क्या होता है? स्लम्प इज a slipping of one or several units of rock debris with backward rotation with respect to the slope over which movement take place। तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन पहले ऐसे था, इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लोप यहाँ पे था, ये इनिशियल पोजीशन। हाँ, स्लम्प बॉडी, ये जो बॉडी है इसको स्लम्प बॉडी बोलते हैं। शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल्स। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये जो मटेरियल्स है ये पीछे की ओर जा रहे हैं, देखो ये मटेरियल्स ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल्स पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो स्लम्प इज अ स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स, बहुत सारे जो सेवरल यूनिट्स होंगे रॉक डेब्री के,
विद अ बैकवर्ड रोटेशन, ऐसा ये होगा कि ऐसे बैकवर्ड रोटेशन होता है। ओके, बैकवर्ड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू स्लोप, स्लोप के रेस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर जा रही है। ओके, over which the movement take place, rapid rolling and sliding of earth debris without backward rotation, जिसमें क्या कहते हैं कि बिना बैकवर्ड रोटेशन के होता है उसे डेब्री स्लाइड में। हाँ, तो देखो एक हो गया स्लम्प, स्लम्प में क्या होता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है। एक होता है स्लम्प, स्लम्प में जो होता है वो बैकवर्ड रोटेशन। लैंडस्लाइड के टाइप्स बता रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड के टाइप्स हैं। लैंडस्लाइड में भी स्लम्प होता है जिसमें बैकवर्ड रोटेशन। और क्या कहते हैं कि दूसरा अभी मैंने बताया कि कहते हैं कि डेब्री, एक तो मैंने बता दिया लैंडस्लाइड, ठीक है। ल- हाँ, एक हमने आपको बता दिया लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या कहते हैं कि जहां पे क्या कहते हैं कि आपको मैंने ये बता दिया स्लम्प की बात करें, स्लम्प, स्लम्प मैंने आपको बता दिया कि जो स्लीपिंग होती है वो होती है, इसमें स्लीपिंग होती है और साथ में क्या कहते हैं कि ये जो बैकवर्ड, बैकवर्ड रोटेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू स्लोप, बैकवर्ड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू स्लोप। अब उसके बाद में एक होता है रैपिड रोलिंग। अब डेब्री स्लाइड, एक होता है स्लम्प, दूसरा होता है डेब्री स्लाइड। इस डेब्री स्लाइड में क्या होगा, डेब्री स्लाइड में क्या होता है कि डेब्री स्लाइड में क्या होगा, इसमें कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं है, इसमें कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता है। रैपिड रोलिंग और रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्री। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्री विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, इसमें कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं है। इसमें कोई बैकवर्ड रोटेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं डेब्री स्लाइड, इसे कहते हैं डेब्री स्लाइड। ओके, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया कि डेब्री स्लाइड क्या होता है। डेब्री फॉल इज नियरली फ्री फॉल ऑफ अर्थ, ये लगभग लगभग फ्री फॉल होते हैं, मतलब बिना किसी हेल्प के आते हैं। फ्रॉम वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस, ये ऊपर से नीचे सीधे आ जाते हैं। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses डाउन बेडिंग ज्वाइंट और फॉल्ट सर्फेसेस इज रॉक स्लाइड, जब केवल एक रॉक आ रहा होगा, एक रॉक नीचे की ओर आ रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं, रॉक स्लाइड। उसे क्या बोल देते हैं, जब क्या कहते हैं कि एक रॉक सीधे एक रॉक ही स्लाइड कर रहा होगा। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses डाउन बेडिंग, नीचे की ओर जब केवल एक ही रॉक नीचे आ रहा होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रॉक स्लाइड बोलते हैं। ओवर स्टीप क्लोप्स, रॉक स्लाइडिंग, हाँ रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट, जब क्या कहते हैं कि मतलब स्टीप स्लोप होगा, स्टीप स्लोप मतलब जब ढलान बहुत ज्यादा होगी, तब रॉक स्लाइडिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से चलता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अब हाँ, लैंडस्लाइड स्कार्स ओवर द स्टीप स्लोप, देखो ये लैंडस्लाइड हो रहा है इस डायग्राम में, देखो लैंडस्लाइड से देखो ऐसे ये धीरे धीरे ये देखो कैसे कितनी तेजी से आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड्स हो रहा है। स्लाइड्स अकर एज प्लानर फेलियर, हाँ, एमंग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी में ये प्लानर फेलियर होता है, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि उसकी वजह से क्या कहते हैं कि रॉक स्लाइड या स्लाइडिंग होती है जितनी भी होती है। अब देखो रॉक फॉल जो होता है वो भी क्या कहते हैं कि जो रॉक फॉल होता है, रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स,
रॉक फॉल मतलब कि रॉक सीधे ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, ऊपर से नीचे गिरना होता है सीधे। फ्री फॉल का मतलब होता है जैसे आप पेन छोड़ देते हो, पेन नीचे की ओर गिरता है, इसी को इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो वैसे ही रॉक फॉल भी होता है, वो फ्री फॉलिंग होता है। और रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप, ऊपर से नीचे बहुत तेजी से गिर रहा होगा, इट सेल्फ अवे फ्रॉम इट द स्लोप, ये स्लोप से दूर होगा। रॉक फॉल्स अकर फ्रॉम द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक फेस, and and an occurrence that distinguishes it from the rock slide which affects the materials up to the substantial depth। यानी कि देखो, एक यहाँ पे रॉक फॉल और क्या कहते हैं कि हमें ये समझना है कि रॉक फॉल और क्या कहते हैं कि रॉक स्लाइड में क्या फर्क है। ठीक है, रॉक फॉल और रॉक स्लाइड में क्या फर्क है ये समझना है। ओके, तो अब समझना कि रॉक फॉल में क्या होता है और रॉक स्लाइड में क्या। हम्म, रॉक फॉल्स क्या होते हैं कि ये सीधे, हाँ, और क्या कहते हैं कि इसको अब ऐसे समझिएगा कि जब मैं बात करता हूँ रॉक फॉल्स की, एक मिनट देखो, यहाँ पे मैंने एक इसमें भी देखते हैं, इसमें एक हम्म, इसमें अभी आगे आएगा ये हमने पढ़ लिया। एक मिनट, यहाँ पे एक ये भी है। हाँ, यहाँ पे अभी समझ आ जाएगा ये आपको, मास मूवमेंट्स में ये देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर क्या है। हाँ, समझना, ये देखो, ये पूरा मास मूवमेंट का डायग्राम है। इस ये स्लंपिंग है, ये वाला जो स्लंपिंग बता रहा था, स्लंपिंग में देखो क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की ओर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आ तो नीचे की ओर रहा है लेकिन ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर मूवमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये देखो रॉक स्लाइड, रॉक स्लाइड का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे पत्थर ये नीचे की ओर, और यहाँ से पत्थर पूरे पूरे ऐसे सीधे आने लगे, ये धीरे धीरे आते हैं, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, ये पूरा एक के ऊपर एक ऐसे धीरे धीरे पत्थर समझ लो ऊपर से एक दूसरे के ऊपर से आने लगे। ये डेब्री फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है। अब यहाँ पे देखो स्लम्प को बताया, एक एक चीज को। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो होता है, जो स्लम्प में क्या होता है, रोटेशन होता है। जो स्लम्प में जो होता है वो क्या होता है, रोटेशन होता है। स्लम्प में क्या होता है, रोटेशन होता है। देखो, ग्रेट मास ऑफ वेट रॉक मूव्स डाउनवर्ड बाई रोटेशनल स्लिप फ्रॉम हाई क्लिफ। रोटेशन का मतलब ऐसे ये पत्थर ये घूम घूम करके आने लगे, हाँ, इज नोन एज स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है, रोटेशन होता है। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्लम्पिंग इज इरोजन एट द बेस ऑफ द स्लोप। स्लोप पे इरोजन हो जाता है तो वो स्लम्पिंग हो। डेब्री स्लाइड में क्या होता है, डेब्री स्लाइड इज मोर एक्सटेंसिव एंड अकर्स ऑन अ, देखो स्लाइड और रोटेशन में तो फर्क समझ में आ रहा है ना। स्लाइड में क्या होता है, जस्ट फिसलना हो। रोटेशन में क्या होता है, ऐसे ये घूम घूम करके है, मतलब ये पत्थर समझ लो ऐसे आया, फिर ये घूमा, फिर से ऐसे ही घूम घूम करके आया। ठीक है, तो डेब्री स्लाइड इज मोर एक्सटेंसिव एंड अकर्स ऑन लार्ज स्केल, हम देन स्लम्प। ये स्लम्प से ज्यादा डेब्री स्लाइड होता है, बट देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर कम होता है। द मटेरियल्स इन्वॉल्व इन डेब्री स्लाइड इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल्स एंड रॉक फ्रेगमेंट्स। ये जो डेब्री स्लाइड में होता है इसमें क्या होता है, सॉइल्स और रॉक फ्रेगमेंट्स। ओके, अब देखो रॉक स्लाइड्स और यहाँ पे रॉक स्लाइड्स को पढ़ो। देखो रॉक स्लाइड्स क्या होते हैं, रॉक स्लाइड्स यूजुअली फॉलो अ जोन ऑफ वीकनेस, जहाँ पे वीकनेस होते हैं वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर इंक्रीजेस द स्लिपेज। यहाँ पे वाटर अगर होगा तो रॉक स्लाइड बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे रॉक स्लाइड होंगे, घूमेंगे नहीं। हाँ, कोलिजन्स डाउन द स्लोप, हाँ, जनरली ब्रेक द रॉक। जब वो नीचे स्लोप के पास में वो टकराते हैं तो वो रॉक मास वो धीरे धीरे वो टूट जाता है, वो कुछ कहते हैं कि छोटे छोटे पत्थर में बदल जाता है। लैंडस्लाइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि अकर व्हेन लार्ज पीस ऑफ रॉक ब्रेक्स, जब क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा लार्ज रॉक क्या होता है, टूट जाता है, और वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि हिल्स पे टूट वो फिसलने लगता है। पहले बहुत बड़ा पार्ट रॉक का टूटेगा और वो नीचे धीरे धीरे फिसलने लगता है, तो इसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। इट इज ऑफन
इनिशिएटेड बाय अर्थक्वेक्स। अच्छा, लैंडस्लाइड जो होता है अर्थक्वेक या क्या कहते हैं हैवी रेन की वजह से स्टार्ट हो जाता है, और जो लैंडस्लाइड होता है अर्थक्वेक या हैवी रेन की वजह से स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ तक बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। रॉक फॉल्स क्या होता है समझना, रॉक फॉल्स क्या होता है। रॉक फॉल्स अकर व्हेन पीसेस ऑफ रॉक ब्रेक फ्रॉम क्लिफ। मान लो वहां से क्या कहते हैं कि क्लिफ है, एक चट्टान है, वहां से पत्थर टूट गया उसकी वजह से। हाँ, तो ये कहते हैं कि फ्रॉस्ट वेजिंग में ऑल्सो इवनली लूजिंग द लार्ज ब्लॉक्स कॉजिंग देम टू फॉल। उनकी वजह से वो टूटते हैं। द अकमुलेशन ऑफ रॉक डेब्री एट द बेस स्टीप इज कॉल्ड टॉलूस। तो टालूस क्या होते हैं, जो रॉक डेब्री धीरे धीरे क्या कहते हैं वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, जो स्टीप मतलब कि जब नीचे ढलान पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे रॉक्स इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें क्या बोला गया, टालूस बोला गया। ठीक है, जो रॉक डेब्री इकट्ठे हो जाते हैं नीचे यहाँ पे आकर के, समझना, यहाँ पे जब रॉक डेब्री क्या कहते हैं कि यहाँ पे नीचे जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे टालूस बोल दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको बात, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई कि रॉक स्लाइड्स कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं। अब इस बुक में देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि रॉक फॉल में क्या हो रहा है, फ्री फॉलिंग हो रहा है। जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें, मतलब ये देखो, ये अभी डायग्राम में देखना, ये पूरा पत्थर ही जैसे समझ लो ये आ रहा है, इसे रॉक फॉल बोलते हैं। ठीक है, पूरा पार्ट वो अलग हो गया, वो पहाड़ से पूरा एक पत्थर का पार्ट अलग हो गया, और वो पार्ट नीचे गिर रहा है, वो पार्ट धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स, वो बड़े बड़े पत्थर, हम ओवर एनी स्टीप स्लोप, हाँ वो नीचे की ओर आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ वो नीचे की ओर आ रहे होंगे। रॉक फॉल्स अकर व्हेन superficial layers of rock face or an occurrence or that हम distinguishes it from rock slide। रॉक स्लाइड से अलग कैसे होते हैं कि ये, उसमें क्या होता है कि, अब समझना रॉक स्लाइड में क्या होता था। रॉक स्लाइड में क्या होता है कि केवल वो पत्थर का पार्ट जो अलग हुआ और वो स्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमने जब पढ़ा था रॉक स्लाइड, रॉक स्लाइड क्या था, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक। वो केवल स्लाइड हो रहा है, वो स्लाइड हो रहा है, वो पूरी फॉल नहीं हो रहा है। हाँ, रॉक फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल होता है, जबकि स्लाइड में कोई फ्री फॉल नहीं होता, ये ध्यान रखो। ओके, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि अब सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन आर कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन आर कंट्री डेब्रिस, हाँ डेब्रिस या डेब्री ही बोलते हैं इसको, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द हिमालय। ये जो डेब्री एवलांचे या लैंडस्लाइड्स हो रहा है या मास मूवमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हिमालय में होता है। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव। तो पेपर में पूछा जाएगा कि, पेपर में पूछा जाएगा कि हिमालय में, हाँ पेपर में पूछा जाएगा कि हिमालय में क्या कहते हैं कि, हिमालय में ये डेब्री एवलांचेस या लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हिमालयाज जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि हिमालय जो बने हुए हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं, और वो अनकॉन्सोलिडेटेड और सेमी कॉन्सोलिडेटेड डिपोजिट्स। क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि, हाँ, डेब्री एवलांचेस या लैंडस्लाइड्स हिमालय में ज्यादा क्यों होती हैं। तो उसका रीजन सबसे पहला, हिमालय जो होते हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बने होते हैं। और ये अनकॉन्सोलिडेटेड और सेमी कॉन्सोलिडेटेड डिपोजिट्स होते हैं। द स्लोप्स आर वेरी स्टीप, हिमालय के जो स्लोप्स है, मतलब यहाँ पे ढलान बहुत ज्यादा है। कंपेयर टू द हिमालयाज, नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी जो है साउथ में है। साउथ में कहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, तमिलनाडु कर्नाटक और केरला के पास में नीलगिरी है। ये देखो यहाँ पे मैप है हमारे पास। हाँ, इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि नीलगिरी कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, ये इंडिया का मैप है हमारे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नीलगिरी मिलेगा। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको नीलगिरी मिलेगा, यहाँ, ये यहाँ पे आपको नीलगिरी मिलेगा। ठीक है, ये तीनों के बीचों बीच के पार्ट, केरला तमिलनाडु कर्नाटक के पास में आपको क्या मिलेगा, नीलगिरी। तो यहाँ पे नीलगिरी, तमिलनाडु केरला एंड वेस्टर्न घाट along the west coast are relatively tectonically stable। ये जो यहाँ पे जो पहाड़ है, वेस्टर्न घाट का मतलब पहाड़ होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे, एक मिनट भाई, ये मैं आपको नहीं दिखा, एक मिनट, खुल जाओ, ये क्या हो गया।
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो गया। हम्म। क्या हो गया इसमें। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो। इसमें जब मैं बता रहा था यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ के जो टेक ये जो है और जो हिमालय है, इन दोनों में पूछा जाता है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में जो होता है, वेस्टर्न घाट में क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट में एवलांचेस कम होते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में एवलांचेस कम होते हैं एज कंपेयर टू हिमालय। क्यों? क्योंकि हिमालय में क्या होता है, वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। और जबकि क्या कहते हैं कि जो ये साउथ वाले जो हैं, ये क्या कहते हैं कि मतलब कि क्या नाम है, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये क्या कहते हैं कि ये टेक्टोनिकली स्टेबल है एंड ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स। यहाँ जो ये हार्ड रॉक से बने, वो हार्ड रॉक से नहीं बने हुए, बट हाँ स्टिल डेब्री अवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर दो नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज इन हिमालय। और वहां पे हिमालयाज में ज्यादा होते हैं, हिमालयाज में ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, और जबकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स कम होते हैं। ठीक है। मेनी स्लोप्स आर स्टीपर विथ ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स escarpments in the western Ghat and Nilgiri। यहाँ पे भी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्लोप्स क्या है, बहुत ज्यादा स्टीपर है। और याद करो, जहाँ पे जो ज्यादा स्टीपर हो जाएंगे वहां पर भी क्या कहते हैं कि, तो उसका रीजन ये भी है कि यहाँ पर भी एवलांचेस होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, उसका रीजन है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीपर है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ढलान वाले पार्ट है। ठीक है। वेस्टर्न घाट में भी मैकेनिकल वेदरिंग, हाँ मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोनाउंस्ड। यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल वेदरिंग हो जाती है। और जबकि मैंने बताया था कि जब वेदरिंग होगी तो वो मास मूवमेंट में हेल्प करेगा ही। जब वेदरिंग हो जाएगी तो वो मास मूवमेंट में हेल्प करेगा ही। दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। ये इनको क्या कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है। याद करो, वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बारिश होती है। हाँ। तो इस वजह से भी क्या कहते हैं कि इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि, हाँ, क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन दीज प्लेसेस अलोंग विद लैंडस्लाइड्स एंड डेब्री एवलांचेस। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट थोड़ा सा हो जाता है। उसका रीजन क्या है मास मूवमेंट होने का, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का केवल और केवल कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे स्टीपर रॉक्स मिल गए हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। हाँ, एक एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों। तो हिमालयाज में ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं कि एवलांचेस होते हैं, जबकि वेस्टर्न घाट में कम होते हैं। हिमालयाज में क्या कहते हैं कि, हाँ, मास मूवमेंट या लैंडस्लाइड या एवलांचेस होने के कारण क्या है, वहां पे वो टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेस है। वहां पे जो रॉक्स हैं वो क्या कहते हैं कि ज्यादातर मेटामॉर्फ, मतलब कि वो जो क्या कहते हैं कि रॉक्स हैं, वो पहले बात तो वो स्टेबल नहीं है। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि वहां पे वो बहुत ज्यादा स्टीप भी है। स्लोप्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टीप्स हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। हाँ, वो उसकी वजह से। जबकि क्या कहते हैं कि नीलगिरी में या हिमालय वेस्टर्न घाट में जो क्या कहते हैं कि उसके वजह से क्या होता है कि एक स्टीपर की वजह से होता है, स्टीपनेस की वजह से होता है। दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे कभी कभी क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड्स हो जाती है। ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ के मटेरियल को उठाया, उठाना को मतलब कि लेना ही एक्विजिशन कहलाता है। उस मटेरियल को यहाँ पे पहुंचा दे। अब कौन पहुंचा दे? वो हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकते है वो। तो एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री इज नोन एज इरोजन। हाँ। तो ठीक है। एक्विजिशन क्या मैंने बताया कि इरोजन का डेफिनेशन में बता रहा था, इरोजन का डेफिनेशन बता रहा था, एक्विजिशन एंड, हाँ, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड इरोजन। इसे ही इरोजन कहते हैं। अब आगे, व्हेन मासिव रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, जब बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। किसके थ्रू तोड़ते थे, वो वेदरिंग के थ्रू टूटते थे, वेदरिंग की वजह से। अब वो वेदरिंग कैसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स, चाहे वो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स रिमूव एंड ट्रांसपोर्टेड। तो जब ये टूट जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि वाटर हो गए या ग्राउंड वाटर, एयर, विंड, ये कुछ भी हो गए, एक स्थान से उठाएंगे और वो क्या कहते हैं कि दूसरे स्थान पे उठा करके वहां पे वो पहुंचा देंगे। ठीक है, जब पत्थर टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, जो पत्थर होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाएंगे, तो फिर क्या होता है, जो पत्थर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, तो उनको क्या कहते हैं कि उनको, जो ये क्या कहते हैं कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं। ओके, इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में? ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब समझना कि आगे क्या होता है। अब आगे क्या होता है, हाँ, ये हो गया। अब ये आगे देखिए, अब्रेशन बाई रॉक डेब्री। जब रॉक डेब्री जब चल रहा होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अब्रेशन का मतलब होता है घिसना। अब्रेशन का मतलब होता है घिसना। हाँ, अब्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे घर्षण, घर्षण को मतलब समझना है तो घिसना हो। हाँ, जब कोई चीज चलता है तो वो एक दूसरे के ऊपर चलेगा तो घिस जाएगा। कैरीड बाई द दीज जियोमेट्रिक एजेंट्स ऑल्सो एड्स इन ग्रेटली इन इरोजन। तो ये भी जब वो चल रहा होगा तो यहाँ पर भी ये घिसेगा, तो ये भी तो इरोजन का कारण बनेगा। बाई इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, हमेशा जब भी इरोजन होता है तो डिग्रेडेशन होता है, इरोजन की वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, ये समझाने की कोशिश यहाँ पे की। द लैंडस्केप इज worn डाउन, मतलब कि worn डाउन मतलब कि जो लैंडस्केप होता है वो धीरे धीरे उसमें उसकी क्वालिटी घटने लगती है। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स इन इरोजन, वेदरिंग क्या कहते हैं कि इरोजन में तो हेल्प करता है, बट इट इज नॉट प्री कंडीशन फॉर इरोजन। इरोजन होने के लिए क्या वेदरिंग होना जरूरी है, नहीं, वो केवल हेल्प करता है, जैसा कि मैंने मास मूवमेंट में बताया था। हाँ, तो वेदरिंग की वजह से इरोजन होता है ऐसा कुछ नहीं है, वेदरिंग की वजह से इरोजन होता है ऐसा कुछ नहीं है। बस वो वेदरिंग के इरोजन को तेज कर सकते हैं। इरोजन को वो केवल और केवल तेज कर सकता है, बस मतलब कि उसके, तो इरोजन केवल और केवल हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो प्री कंडीशन है कि बिना, मतलब कि बिना क्या कहते हैं कि वेदरिंग के इरोजन होगा, मतलब इरोजन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना वेदरिंग के भी इरोजन होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या कहते हैं कि वो केवल और केवल हेल्प करता है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस, ये तीनों ही, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे मास वेस्टिंग हो, चाहे वो इरोजन हो, तीनों ये क्या है, डिग्रेडेशनल प्रोसेस है। इट इज इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूअस चेंज दैट इज अर्थ सरफेस इज, देखो, जो इरोजन, जो अर्थ सरफेस पे जो लगातार ये जो चेंजेस होते रहते हैं, अर्थ सरफेस पे जो ये लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, अर्थ सरफेस पे जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो वो अर्थ सरफेस पे जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है, क्या कहते हैं कि अर्थ सरफेस पे जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है, क्या नाम है, अर्थ सरफेस पे जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इरोजन की वजह से होता है। ओके, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा जो अर्थ सरफेस पे चेंजेस होते रहते हैं वो इरोजन की वजह से होता है। एज इंडिकेटेड इन द फिगर पॉइंट 6.1, डिन्यूट्रेशनल प्रोसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। याद करो तो मैंने वहां पे सबसे पहले बताया था कि जो ये जो इरोजन हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, काइनेटिक एनर्जी। जो इरोजन और क्या कहते हैं कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जिसकी वजह से मूवमेंट, वो एनर्जी जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल्स इज ब्रॉट अबाउट बाई विंड।
ये किसके द्वारा लाया जाता है? विंड के द्वारा, रनिंग वाटर के थ्रू होता है। जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्लेशियर्स की वजह से होता है, वेव्स की वजह से होता है, या जिनको हम जियोमॉर्फिक एजेंट भी बोलते हैं। ऑफ दीज फर्स्ट थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर इन तीनों, इन सब जियोमॉर्फिक एजेंट्स को देखा जाए, इन सब जियोमॉर्फिक एजेंट्स को देखा जाए, तो मुझे बताना, एक मिनट, इन सब जियोमॉर्फिक एजेंट्स को देखा जाए तो मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से, जैसे पहले तीन कौन कौन से? जैसे ये विंड होगी, रनिंग वाटर हो गया और ग्लेशियर्स, ये जो तीन है, ये तीन चीज किसके द्वारा? क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे डिपेंड। दे रिप्रेजेंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। याद करो, ये मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं। हाँ, मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं। विंड कैसा है? गैस के फॉर्म में होता है। रनिंग वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में होता है। और ये क्या होता है? ग्लेशियर जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में। तो इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब अगला, अदर जो दो इवेंट्स है, दो इवेंट और कौन से थे? दो एजेंट और कौन से थे? एक वेव थे और एक ग्राउंड वाटर। इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्लाइमेट के द्वारा नहीं कंट्रोल होता। जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता क्लाइमेट के द्वारा। वो क्लाइमेट के द्वारा नहीं कंट्रोल होता। फिर वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हाँ, इन केस ऑफ वेव इट इज लोकेशन, हाँ, along with interface of litho and hydrosphere, हाँ, कोस्टल रीजन, यानी कि वो जो कोस्टल रीजन होता है, दैट विल बी डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। यानी कि वो जो कोस्टल रीजन है वो डिसाइड करेगा, कोस्टल रीजन होता है वो डिसाइड करेगा कि वेव कैसे चले। ठीक है, याद करो मैंने वेव वाले चैप्टर में पूरा ये बढ़िया से पढ़ाया हुआ है कि वेव की स्पीड जैसे जैसे वो आती है उसमें कम होती जाती है। वेयर है द वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर किसके द्वारा डिपेंड करता है? लिथोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि वहां का जो लिथोस्फीयर है वो कैसा है उसके बेसिस पे वो ग्राउंड वाटर का काम करेगा। ग्राउंड वाटर कैसे मूवमेंट को काम करेगा, ग्राउंड वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करने पे काम करेगा, वो डिपेंड करता है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्राउंड वाटर जो डिपेंड करता है केवल और केवल लिथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। और जबकि क्या कहते हैं कि जो वेव्स होते हैं वो कोस्टल रीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी। इफ द रॉक्स आर प्री, हाँ, प्रीमिएबल, ठीक है, इफ द रॉक्स आर परमिएबल और सॉल्युबल, जो रॉक्स होते हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्युबल हो सकते हैं, या परमिएबल हो, सॉरी परमिएबल नहीं होगा, ये इसको होता है परमिएबल। रॉक्स बड़ी आसानी से परमिएबल है या वो भी सॉल्युबल है। एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप। कास्ट टोपोग्राफी कब डेवलप होगी ये आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम, कास्ट टोपोग्राफी कब डेवलप होगी ये आपको पता चल जाएगा कि जब, हाँ, ये देखो, कास्ट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। कास्ट, कास्ट का मतलब पहले समझ लो, इट इज एन एरिया, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। एक एरिया जो है वो किससे बना हुआ है? लाइमस्टोन से बना हुआ है। एक मिनट भाई, क्या हो गया ये? हम्म, क्या एक एरिया जो लाइमस्टोन से बना होता है उसे बोला जाता है कास्ट, बोला जाता है। ओके, चलिए बाकी अभी हम इसमें क्या कहते हैं कि, एक मिनट, हम्म, कास्ट टोपोग्राफी और ये क्या कहते हैं कि, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्या मैं बता रहा हूँ क्या नहीं? ठीक है, अभी ये सही से काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए ठीक है, इसको अब क्या कहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये सही से अभी थोड़ा सा काम कर नहीं रह रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कास्ट टोपोग्राफी से हम आगे पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी इसको इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं।